नमस्कार जी, स्वागत है सब लोगों का। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। शाम के 9:30 बज चुके हैं। मैं पंजाब के सी टीवी पर हाजिर हूं, संजीव शर्मा, आपकी दिन भर की खबरें लेकर। विपिनोत्री जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वंशिष कोहल जी, रीना डोगरा जी, गुड इवनिंग। अमित के पठान जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सभी का स्वागत है। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, फिर 1 मिनट के भीतर हम शुरू करेंगे। और थोड़ा सा इंतजार शुरू में इसलिए करवाना पड़ता है आपको, क्योंकि बाकी लोग लेट जुड़ते हैं तो फिर बातें बातें रिपीट करनी पड़ती हैं। आज हम बात करेंगे देश में हुए एक दुखद हादसे की, जिसने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जान ले ली है। और उसका क्या हिमाचल कनेक्शन है, हिमाचल के भी क्या किसी जवान का उसमें शहादत हुई है या नहीं हुई है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और बात करेंगे जेओआईटी मामले में क्या क्या हुआ है। लंबे समय से हम लोगों ने इस मामले को उठाया था, जस्टिस फॉर जेओआईटी आपकी मांग के ऊपर। आज इस मामले में कोर्ट में क्या क्या हुआ, आज इसकी सुनवाई थी, उसकी चर्चा करेंगे। और कपिल सिंह गुलेरिया जी, थैंक यू वेरी मच। आप इंतजार करते हैं, मुझे इसका पूरा एहतराम है और मैं आपका दिल से जो है इसके लिए धन्यवादी हूँ। MTW मल्टीटास्क वर्कर मामले में भी अब मामला पेज फंस सकता है और ये भर्तियां रुक सकती हैं। 8,000 भर्तियां ये रुक सकती हैं। हालांकि तनख्वाह को ज्यादा नहीं है, 4 और 6,000 के बीच में तनख्वाह है, लेकिन ये मामला भी अब कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। क्या संकेत है, इसकी चर्चा करेंगे। उधर एसएमसी टीचर्स को लेकर भी एक बड़ी मंथन हो रहा है शिक्षा विभाग में, उसकी भी चर्चा देंगे। और किस तरह से महंगी खाद ने किसानों के होश उड़ा दिए हैं। हालांकि दिल्ली में किसान आंदोलन 1-2 दिन के भीतर खत्म हो सकता है। जो तमाम चीजें थी वो अब छट गई हैं, तमाम सहमति बनती नजर आ रही है। आज भी कुछ चीजें केंद्र सरकार की ओर से आई और उन पर बातचीत हुई, और अब लग रहा है कि कल परसों में ये मामला जो है सुलझ सकता है और वहां धरना आधिकारिक रूप से खत्म हो सकता है। हालांकि कुछ मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं, लेकिन बातचीत लगातार जारी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस दुख हादसे की, जिसने हमसे हमारा एक जांबाज हीरो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत को छीन लिया हमारे से। आज कुन्नूर में एक हादसा हुआ, जिसमें एयरफोर्स का एक चॉपर क्रैश हो गया। Mi-18 या M8 जिसको बोलते हैं, Mi-17 या Mi-8 हेलीकॉप्टर इसको बोलते हैं, रशियन मेक है इसका। इसमें ये जा रहे थे कुन्नूर के पास एक कार्यक्रम में, और वहां जंगलों में खराब मौसम के चलते इनका चॉपर क्रैश हो गया, जिसमें अब तक 13 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। एक जो इसमें सवार थे ग्रुप कैप्टन, उनका नाम है वरुण सिंह, उनके बारे में अभी ये सूचना है कि उनका भी इलाज चल रहा है। ईश्वर करे कि वो जल्द ठीक हो जाएं और खतरे से बाहर हो जाएं। लेकिन खतरे से बाहर उनको अभी नहीं बताया गया, लेकिन उनको जो है अभी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। बाकी के 13 लोगों की मरने की पुष्टि हो गई है, और जिसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है आज देश का, उसको लेकर पूरा देश स्तब्ध है। 12:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ और तब से देश परेशान है इस पूरी खबर को लेकर। क्या प्रधानमंत्री, क्या राष्ट्रपति, क्या विपक्ष के नेता, क्या तमाम दूसरे लोग, सभी लोग इस हादसे से स्तब्ध हैं। 12:20 पे टू बी एग्जैक्ट Mi-17 का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था कुनूर के पास, जिसमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। और अब तक 13 लोगों के मरने की पुष्टि जो है वो एयरफोर्स और दूसरे जो आर्मी सोर्सेज उन्होंने कर दिया है। राजनाथ सिंह ने भी इस पे शोक व्यक्त किया है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राहुल गांधी के अलावा। और निश्चित तौर से राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश से शोक जो है व्यक्त किया है। दरअसल इनका एक हिमाचल कनेक्शन भी है जनरल बिपिन रावत का। ये पहले सीडीएस थे, 2019 में इनको सीडीएस बनाया गया था। देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनको नियुक्त किया गया था, और 65 साल की उम्र तक वे इस पद पर रहने वाले थे। और 1978 में ये कमीशन हुए थे 11 गोरखा राइफल्स के। उनके पिताजी का भी एक प्लाटून यही थी, और वे 31 दिसंबर 2016 थल सेना के प्रमुख बने थे, थल सेना के प्रमुख बने थे। लेकिन आज एक दुखद हादसे ने उन्हें हमसे छीन लिया। मैट्रिक इनका जो है वो शिमला के सेंट एडवर्ड से है। 1970 में इन्होंने मैट्रिक किया है शिमला के एडवर्ड स्कूल से। और ये हमें इसलिए याद है कि 2019 में जब ये आए थे हिमाचल प्रदेश, शिमला आए थे, तो अपने स्कूल को ये देखने के लिए गए थे। और यही वजह है कि आज सेंट एडवर्ड में भी मायूसी छाई रही। मायूसी का आलम यही नहीं रुका है। ये सूचना आ रही है कि इनके एक सुरक्षा अधिकारी जो थे, एक सुरक्षा में लगे जो ऑफिसर थे, PSO, वो हिमाचल प्रदेश के थे। उनका नाम
विवेक कुमार बताया जा रहा है। हालांकि ये पुष्टि इसकी जो है आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। ये कांगड़ा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, लांस नायक विवेक कुमार। ये माना जा रहा है कि ये भी बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में शामिल थे इनके साथ, इनके सुरक्षा दस्ते के ये सदस्य थे और इनकी भी जो है उस हादसे में डेथ हो गई है। ये भी शहादत को प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन इस जो डिफेंस ने नाम जारी किए हैं जिनकी डेथ हुई है, उसमें जो है लांस नायक विवेक कुमार का भी नाम है। नायक जितेंद्र कुमार है, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा और हवलदार सतपाल, नायक गुरुसेवक सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, ब्रिगेडियर एलएस लिदर, मधुलिका रावत, जनरल विपिन रावत। ये जो लिस्ट आई है उसमें इन लोगों के भी नाम है। तो लांस नायक विवेक कुमार का नाम उस लिस्ट में है जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये कांगड़ा के रहने वाले हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। जैसे ही कंफर्मेशन होता है इसकी हम चर्चा आपके साथ जरूर करेंगे। बुलेटिन में जाने से बाद हमने कोशिश करते हैं। अभी हमारे जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल से बात हुई है, उन्होंने कहा कि अभी कंफर्म नहीं है, सोशल मीडिया में ये चल रहा है इस तरह से, लेकिन अभी उनको कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, इसलिए इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो हिमाचल प्रदेश के थे, इनके जो सुरक्षा दस्ते के एक सदस्य। अगली खबर की बात करते हैं। JOIT मामले में आज बड़ा दिन था, आज सुनवाई हुई और काफी देर तक सुनवाई चली और डबल बेंच में जहां ये मामला लगा होता है लंबी सुनवाई हुई है और इसके बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है क्योंकि कई चीजें साथ में चल रही है, कई पिटीशन इसके साथ में चल रही है, तो इसलिए 2-3 दिन लग सकते हैं। माना जा रहा है कि सोमवार को ये मामला जो है इसका फैसला जो है सुना दिया जाएगा। फैसला सुरक्षित रख लिया है माननीय अदालत ने, माननीय हाई कोर्ट ने, और सोमवार को ये फैसला स्पेल आउट किया जा सकता है। सोमवार या मंगलवार को ये फैसला जो है वो सुनाया जा सकता है। बहुत तो उससे पहले भी, क्योंकि ये इसमें क्योंकि फैसला लिखना होता है, इसमें कई चीजें रहती हैं, तो वो टाइम जो है वो लगेगा ही लगेगा। तो ये बहस जरूर लंबी हुई है। ये 5-5:15 बजे तक कोर्ट का जो जनरल टाइम है उसके बाद भी इस केस को सुना जाता रहा। और यही इसमें पीछे मंशा यही थी कि बहुत से लोगों का इसमें हित जुड़ा हुआ है, इसलिए माननीय अदालत भी चाहती थी कि इसको ज्यादा लेट करेंगे तो ज्यादा लोगों के हित प्रभावित होंगे। मामला 447, 556 और 817 जो कोड है JOIT के, उनको लेकर है। 447 वालों का भी कुछ जो है नुकसान ना हो, ये भी देखना है। 556 वालों को भी न्याय मिले और 817 वाले जो बेचारे लटके हुए हैं उनकी भी जो है वो अनिश्चितता दूर हो। तो ये तमाम चीजें जो है मुझे लगता है कि अगले 4-5 दिन में सोमवार तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। माननीय अदालत ने इसका फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया। तो JOIT वालों के लिए आज बड़ा दिन है। लेकिन दूसरी ओर मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती लग रहा है कि वो अब कोर्ट में फंस जाएगी। उसकी वजह यह है कि जिन 2 मुख्य नियमों के तहत ये भर्तियां हो रही हैं उनमें से एक को लेकर अब उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। कल ये मामला जब माननीय अदालत ने सराज के ही एक स्कूल को, बगस्याड़ के एक स्कूल को, बगस्याड़ का सुमना स्कूल था, वहां पे एक जो प्रार्थी थे उन्होंने कोर्ट में फैसला दिया था कि उसकी जो नियुक्ति है वहां वो मुख्यमंत्री की संस्तुति पे न की जाए। 2 तरह से नियुक्तियां होनी है ये मल्टीटास्क वर्कर्स की। 8,000 में से 4,000 जो हैं वो भरे जाने सीधे मुख्यमंत्री की संस्तुति से। मुख्यमंत्री के बाद संस्तुति कैसे होगी ये नीचे से जाएगा मामला, इसको भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो माफ कीजिएगा, कनेक्शन कट गया था। तो अभी जो मामला है वो ये है कि आज कुछ और स्कूलों से, सिरमौर के कुछ स्कूलों से इसी तरह के केसेस आए थे और वहां भी जो प्रार्थी हैं उनके हक में फैसला हुआ। क्लॉज 18 जो है इस पूरी भर्ती का, उसको जो है किनारे किया गया। लेकिन ओवरऑल इसके भर्ती के क्लॉज को लेकर ना तो कभी अभी कोई चैलेंज हुआ है, ना जो है उसको लेकर कोई फैसला हुआ है। ये पर्सनल केसेज आ रहे हैं, प्रार्थी टू प्रार्थी जो है वो पिटिशनर टू पिटिशनर आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए ने केस किया कि उसको जो है इस नौकरी में तरजीह मिलनी चाहिए और जिसको रखा जा रहा है उसको नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो जो है वो ज्यादा कैपेबल है, वो ज्यादा पात्र है, और मुख्यमंत्री की संस्तुति वाला जो है वो कम पात्र है। तो उस लिहाज से फैसले हो रहे हैं। लेकिन ये मामला जिस तरह से चल रहा है ये पक्का फंसेगा, ये लग रहा है ऐसा, क्योंकि जो पार्टीज होंगी जो रह जाएंगी वो पक्का जाएंगी, क्योंकि इसकी जो बेसिक जो इसका क्राइटेरिया है, जो प्रोसीजर है, उसी पे उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। और आज दृष्टिहीन संघ ने भी इस पे उंगलियां उठाई है। वास्तव में ये 2 तरह से नियुक्ति होनी है। एक तो सीधी भर्ती होनी है जो SDM के आधारित कमेटी करेगी इसको, और दूसरी ये होनी है, और दूसरी जो होनी है वो मुख्यमंत्री की संस्तुति से होनी है करुणामूलक आधार पे। और जो नियमावली रखी गई है इसको रखने के लिए, उसमें मुख्यमंत्री को जो है बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं सरकार के द्वारा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसी पे जो है इफ्स एंड बट्स भी शुरू हो गए और मुख्यमंत्री के अपने घर से हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब मामला यह है कि 8,000 में से 4,000 लोग रखे जाने हैं
संस्तुति पे, और वो विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल संस्तुति है। उसके लिए कहा गया है क्राइटेरिया, देखिए दिलचस्प बात है कि उसके लिए ना तो ब्लॉक स्तर का कोई बेस है, ना उपमंडल स्तर का है, और ना ही जिला स्तर का कोई बेस है। उसके लिए जो बेस है वो विधानसभा कंस्टिट्यूंसी का बेस रखा गया है, प्रशासनिक नहीं शासनिक बेस रखा गया उसमें। और उसके लिए जो संस्तुति है वो भी या तो बीजेपी का एमएलए करे, और अगर बीजेपी का एमएलए किसी विधानसभा में नहीं है तो जो हारा है वहां पे वो करे। ये दिलचस्प मामला है, या तो बीजेपी का एमएलए संस्तुति करे, या जो हारा हुआ एमएलए नहीं है, जहां एमएलए नहीं है वहां जो हारा हुआ कैंडिडेट है बीजेपी का वो संस्तुति करे। तो ये निश्चित तौर से ये राजनीतिक भर्तियां होने वाली इस तरह से ऐसा लग रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर ये फंसेगी कोर्ट में, इस पे इफ्स एंड बट्स आएगी। और ये चर्चा में ये पहले दिन से आ गई थी जी। तो ये जो है, और इस पे कोर्ट के फैसला जिस तरह से आ रहा है उससे इन चीजों को और बल मिलेगा, क्योंकि आपको अगर कोई भर्ती करनी है, सरकारी सिस्टम में भर्ती करनी है, तो उसको उसी तरह से करना चाहिए। ये हमारा मानना है। मुख्यमंत्री अनुकंपा के आधार पर रखना चाहते हैं तो करुणा मुल्क वाले तो बेचारे अभी तक में डिमांड कर रहे हैं, सद्बुद्धि यज्ञ उन्होंने करवाया, तो उनको उन मामले में होना चाहिए। ठीक है, कुछ पोस्टें ऐसी रखी जा सकती हैं, लेकिन आपने 50% पोस्ट में, कुछ पोस्टें ऐसी रखी जा सकती है कि जहां जो है लगे कि नहीं कोई बहुत निडी है, लेकिन जो एक फॉर्मेट है उसमें फिट नहीं बैठ रहा है और उसको राहत देना जरूरी है, तो मुख्यमंत्री दें उसको। हमारा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मुख्यमंत्री के एक अधिकार पे या इनकी जो नियमावली है उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं सवाल वही लोग जो इस पूरे मामले में संबंध है, जो नौकरी चाह रहे हैं। बाकियों के लिए जो है, और दिलचस्प बात है कि 4000 भर्तियां अगर पहले होती हैं 8 में से, वो अनुकंपा के या अनुशंसा के आधार पर, उसके बाद की जो 4000 हैं वो होंगी सीधी भर्ती के तौर पर। यदि कोई सीटें छूट जाती हैं 4000 में से, मान लो 3000 होती हैं, तो फिर बाकी की 5000 हो जाएंगी सीधी भर्ती में। सीधी भर्ती के लिए नियम स्पष्ट बनाए गए हैं। एक तो स्कूल से दूरी है, निकटवर्ती को नंबर दिए जाएंगे, अगर किसी ने जमीन दी है तो उसको भी नंबर दिए जाएंगे, उस तरह से मार्किंग होगी। लेकिन जो आधा कोटा है उसमें कोई मार्किंग नहीं है। उसमें यही मार्किंग है कि बीजेपी के एमएलए ने संस्तुति कर दी, मुख्यमंत्री को उसमें डीओ नोट लग गया और बात खत्म होगी। लेकिन इसको चेक कौन करेगा कि पात्र को ही मिली है सिफारिश के आधार पर, क्योंकि जब सिफारिश के आधार पर मिलेगी तो जाहिर है कि पात्र को नहीं मिलेगी। जब है ही सिफारिश के आधार पर तो पात्र को कैसे मिलेगी? फिर सिफारिश तो उसी की होगी जिसकी चलती है, और जिसकी चलती है उसकी कोई गलती नहीं है। ऐसा हम अक्सर कहते हैं कि उसकी क्या गलती है, लेकिन कोर्ट इन चीजों को देख लेगा। फिर ये मामला वहां फंस सकता है। ये बड़ा मामला आज का है वहां पे, ये हम आपकी जानकारी के लिए बता दें। उधर एसएमसी टीचर्स पर भी मंथन तेज हो गया विभाग में, और ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा के सत्र के बाद इनको लेकर कोई एक मुश्त फैसला लिया जा सकता है। ये जो है ये इस अंदर से उभर के सामने आ रहे हैं। उधर आज केंद्र ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ाकर दिया, 31% हो गया जी। ये 14 था पहले, इसको बढ़ा दिया गया है। ये 17 था, इसको 31, हाँ 17 से बढ़ाकर इसको 31 कर दिया गया है। और इसका भी असर जो है हिमाचल के कर्मचारियों पर पड़ेगा। खासतौर से यहाँ अफसरों का जो मामला है वो उनका डीए बढ़ जाएगा, और फिर कर्मचारियों को भी उस लिहाज से देना पड़ेगा। तो ये जब पे कमीशन की चीजें सेट होगी तो ये चीज देखनी होगी जी। अब बात कर लेते हैं दूसरी खबरों की, और दूसरी खबरों में जो बड़ी खबर है वो ये है कि आज आईजीएमसी के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एक पूरे दिन की हड़ताल की, जिससे जो व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई। हालांकि इमरजेंसी को अटेंड किया गया, लेकिन ओपीडीज वगैरह जो है वो नहीं चलती, उनका बहिष्कार किया गया। और ये मामला जो है वो नीट की जो पीजी की 2021 की 2021 की काउंसलिंग है उसमें देरी की वजह से जो है इस मामले को उठाया जा रहा है। और उनको लगता है कि अगर इसमें देरी होगी तो हमारे को स्ट्रेंथ हमारी जो कम रहेगी, और स्ट्रेंथ कम रहेगी तो दिक्कत जो है वर्कलोड के रूप में रहेगी। उधर किसान परेशान है, क्योंकि जो खाद के दाम है, खासतौर से 12, 32, 16 वाली जो खाद है उसके दाम जो है वो 285 रुपये बढ़ गए हैं जी। और हिमफेड की अगर बात करें तो हिमफेड में जो है ये 12, 32, 16 वाली खाद के दाम 285 रुपये तक बढ़ गए हैं। जीएसटी इत्यादि मिला के जब 1470 रुपये बोरी होगी, ये 50 किलो वाली बोरी जो है, जो पहले 1185 रुपये की थी। तो इस तरह से जो है ये खाद बढ़ रही है। एक तो पहले खाद मिलती नहीं है, और मिलती है तो महंगी मिल रही है, तो किसानों के साथ ये जबरदस्ती हो रही है। हिमाचल के किसान बेचारे धरना प्रदर्शन नहीं करते तो उनको इस तरह से परेशान होना पड़ता है। परेशानी उनको नहीं होनी चाहिए, ये है। अब बात कोविड की कर लेते हैं। ओमिक्रॉन से पिछले 48 घंटे से राहत है, कोई नया केस नहीं है। हालांकि आज पंजाब में इटली से, मिलान से आए 2 लोग अमृतसर में पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन ओवरऑल जो है अभी मामला शांति वाला है।
24 केस जो आए हैं देश में, उसके बाद कोई नई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन बहुत सी जीनोम सीक्वेंसिंग गई है। हिमाचल प्रदेश से भी 500 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग गई है, क्योंकि जो 1000 के आसपास लोग बाहरी देशों से आए हैं जिनको रखा गया है उस पर, उनके एहतियात के तौर पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे गए। हालांकि उनमें से अभी कोई पॉजिटिव भी आया हो, इसकी पुष्टि नहीं है। जो बाहर से आए हैं लोग, वो एक प्रोटोकॉल के तहत उनको होम आइसोलेशन में एक तरह से रहना है, या होम क्वारंटाइन उनको रहना 14 दिन के लिए। उसी दौरान उनका एक बार फिर से सैंपल होना है कि एयरपोर्ट वाला सैंपल जो था वो तो होगा ही, लेकिन उसमें नेगेटिव आने के बावजूद भी उनको 14 दिन तक जो है स्ट्रिक्टली अपने घर के भीतर ही रहना है। एक तरह से पृथकावास में रहने की बात कही गई है, क्वारंटाइन इसको मान लीजिए आप, होम क्वारंटाइन, तो वहां रहना है इनको। और उसी दौरान उनका जो सैंपल होना है वो लिए जाना है। तो उसी सैंपल में से 500 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हिमाचल प्रदेश से। खबर थी क्योंकि उसको ठीक हुए भी 1.5 महीना हो गया था। तो अगर ये लेट होगा तो ये फैलने के चांस। कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है बार बार, क्योंकि ये हमारे यहाँ जहां मैं बैठा हूँ वहां इसमें कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा वीक है, इसलिए कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। तो हम कोविड की बात कर रहे थे जी। हिमाचल प्रदेश की अगर कोविड की स्थिति करें तो लगातार यहाँ भी सुधार हो रहा है, और ये सुधार जो है आंकड़ों में भी दिख रहा है। आज 2 डेथ जरूर हुई है 3 दिन के बाद। ये दोनों डेथ जो है ये कांगड़ा में है। कांगड़ा में जो जिनकी डेथ हुई है वो जो है 73 साल के एक मेल हैं। ये नगरी पालमपुर के पास पड़ता है, नगरी, वहां के रहने वाले हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज यानी टीएमसी टांडा मेडिकल कॉलेज में ये भर्ती थे। 75 साल की दूसरी जो डेथ है एक महिला की है। ये देहरा के बडाल थोड़ गांव की रहने वाली है, और इन्होंने ऑप्ट किया था होम आइसोलेशन को। ये 2 डेथ हुई हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम केसेस की, तो केसेस आज जो है हिमाचल प्रदेश में वो आए हैं जी 69 नए केसेस आए हैं, और उसमें से 81 के लोग जो हैं वो रिकवर भी हुए हैं। और जो केसेस आए हैं उसकी मैं आपको डिटेल दे दूं। 722 इस वक्त हमारे पास एक्टिव केसेस हैं। इसके बाद आज जो है 69 नए केस आए हैं, 81 रिकवर हुए हैं, लेकिन सैंपल फिर गिर गए हैं। 1000 कम सैंपल हुए हैं। कल 6000 से ऊपर थे, आज 5506 सैंपल हुए हैं। 2 डेथ के साथ 3844 नंबर हो गया टोटल डेथ का। अभी हमारे पास 722 एक्टिव केस हैं पूरे प्रदेश में, और सबसे ज्यादा 222 एक्टिव केस कांगड़ा में है। कांगड़ा में आज जो नए केस आए हैं वो 20 आए हैं। बिलासपुर में 4 नए केस आए हैं, 3 केस आए हैं हमीरपुर में, 10 केस आए हैं मंडी में, 2 केस आए हैं कुल्लू में, 17 केस आए हैं शिमला में, 3 केस आए हैं सिरमौर में, 4 आए हैं सोलन में, और 6 आए हैं ऊना में। तो सिरमौर जो 2 दिन तक कोविड फ्री था, अब वहां फिर से 3 एक्टिव केस हो गए हैं, और सिर्फ एक ही जिला अभी ऐसा है, लाहौल स्पीति, जहां अभी कोविड का कोई केस नहीं है। 22 केस बिलासपुर में है, 10 केस चंबा में है, 84 केस हमीरपुर में, 222 केस जैसे मैंने बताया कांगड़ा में है, 2 केस किन्नौर में, 5 केस कुल्लू में है, 100 केस एक्टिव मंडी में है, 123 एक्टिव केस शिमला में है, 3 एक्टिव केसेस जब सिरमौर में फिर से आ गए हैं आज, और 43 एक्टिव केसेस सोलन में है, 108 एक्टिव केसेस जो ऊना में है, 722 एक्टिव केसेस कुल मिला के अब तक है। ये कोविड की स्थितियां हैं, लेकिन ये धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब लगता नहीं कि हम लोग, अगर सब ठीक ठाक रहा तो हम 1000 एक्टिव केसेस स्कोर को नहीं जाएंगे। हालांकि ये भी अभी बहुत है हमारे पास, लेकिन कम हो रहे हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए और प्रोटोकॉल का ख्याल रखिए। ओमिक्रॉन को लेकर ज्यादा दहशत की जरूरत नहीं है। ये अभी अगर आधिकारिक रूप से तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो हम ट्रेंड देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा घातक नहीं लगता है। फैल जरूर रहा है, एकदम से फैलता है, और 5 गुना इसकी स्पीड है, लेकिन इंडिया में ये स्पीड भी कम है। एकदम से जो ब्लास्ट हुआ था 2 दिन में वो ठीक था। जीनोम सीक्वेंसिंग के अभी बहुत से रिजल्ट आने, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि कम ही है, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए। लेकिन खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक साउथ अफ्रीका में भी कोई ऐसी स्पेसिफिक डेथ सामने नहीं आई है जिसके लिए कहा जाए कि ये विशेष रूप से ओमिक्रॉन की वजह से हुई है। तो ये लग रहा है कि माइल्ड है, फैलता जरूर है ज्यादा, लेकिन उतना घातक नहीं है। ये भी हो सकता है कि वैक्सीन इसकी घातकता को रोक रही हो। तो अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप अपने आप को वैक्सीनेटेड करवाइए। अभी आधिकारिक रूप से हम लोग डबल वैक्सीनेटेड हो गए हैं, फुली वैक्सीनेटेड, लेकिन अभी कुछ लोग निश्चित तौर से रहते होंगे। और मॉप अप राउंड तो अभी फर्स्ट डोज वालों का भी चला हुआ है। अगर आज ही की बात करें तो जो है फर्स्ट डोज जो आज 1347 लोगों को लगी है, कुल मिलाकर 7641 लोगों को आज भी वैक्सीन लगी है, जिसमें सेकंड डोज वाले जो थे 6294 थे, और फर्स्ट डोज वाले जो है 1347 हैं। कुल मिलाकर अब तक 58
42,587 लोगों को लग चुकी है पहली डोज और 54,14,711 लोगों को लग चुकी है डबल डोज। 1,12,57,298 लोगों को 298 डोजेस टोटल मिला के लग चुकी हैं प्रदेश में। तो इस लिहाज से हम अपने आप को फुली वैक्सीनेटेड माने। लेकिन अभी डबल वाले भी लग रहे हैं, लगातार लग रही है, उनको भी 6,000 से ज्यादा लोगों को लगी आज, 6200 लोगों को। और जो सिंगल पहली डोज वाले हैं उनको भी लगी 7641 लोगों को, 1347 लोगों को, कुल मिला के 7641 को लगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। और पुलिस वाला मामला अक्षय जी हमारे ध्यान में है, कल इसके लिए बैठक है, उसकी आपको पूरी जानकारी देंगे। पुलिस वाला मामला कल उठाएंगे हम एक बार फिर, क्योंकि देखिए अभी जो कमेटी बनी है उसने कल हमने आपको बताया था अधिकारी के तौर पर उन्होंने कुछ चीजों को खंगाला है। अभी आज का हमारे पास उसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन कल उनकी एक अहम बैठक है जिसमें कुछ चीजों को जो है अंतिम रूप देने का प्रयास हो सकता है। तो उस पर हमारी नजर बनी हुई है और जेएफटी वाले मामले पे भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन आज जो सरकार का पूरा जो वकीलों की जो आर्मी थी वो पूरी की पूरी जेओआईटी में लगी थी और उसमें बड़ी सफलता ये हुई है। आज सरकार के लिए राहत वाली बड़ी बात है और जेओआईटी के वालों के लिए भी राहत की बात है कि फैसला माननीय अदालत ने सुरक्षित कर लिया। आज पूरी बहस हो गई ही, फैसला सुरक्षित हो गया और इस फैसले को जो है जल्द सुनाया जाएगा। सोमवार तक ये संभवतः फैसला बाहर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। अक्षय कुमार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। संदीप अत्री जी नमस्ते। रमेश शास्त्री जी, अपडेट मैंने एसएमसी का आपको बताया कि इस पर चर्चा चल रही है, मंथन चल रही है, लेकिन है नहीं जी, है नहीं जी। ये देखिए जी, सर राकेश चंदेल जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि 2 दिन के भीतर ये होगा, 2 दिन के भीतर होगा। विधानसभा के सेशन के दौरान ही भले क्यों ना मुझे उठाना पड़े, मैं उसको उठाऊंगा, ये होमगार्ड वाले मुद्दे को उठाऊंगा जी, मेरे ध्यान से निकल गया था। बिल्कुल सुनेंगे राकेश चंदेल जी, मेरे ध्यान में आपका मामला, कल भी आपने कहा था तो है जी। जोशी जी, योगिता जी, विनोद ठाकुर जी, सुमेश चौधरी जी, थैंक यू वेरी मच जी। राकेश चंदेल जी ने बहुत किया, मेरे को ध्यान में। राकेश चंदेल जी, मैं कल सुबह ही इस पूरे मामले पर बात करूंगा जी। मतवर नेके जी, संजीव चौधरी जी, थैंक यू जी। ठाकुर शशि बाला जी नमस्कार जी। तमाम तो लोगों का नमस्कार जो जुड़े थे, काइंडली शेयर कर दीजिएगा जी।